डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे परिचालन लागत के बारे में, जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। हम जानते हैं कि कॉस्ट अकाउंटेंसी का जो प्रयोग है वो मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए की जाती है। उसी तरह अभी तक हम जान रहे थे कि जब कोई भी उद्योग या संस्था या कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उन्हें अपने उत्पादित वस्तुओं की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए हमें लागत लेखांकन की ज़रूरत पड़ती है। अब अभी तक हमको ये समझ में आ रहा था कि वस्तुओं के उत्पादन के लिए ही लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। परिचालन लागत में हम जानेंगे कि यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेवाएं प्रदान की जा रही है और जो सेवाएं हम प्रदान करते हैं उस प्रदत्त सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए परिचालन लागत का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पे फिजिकली कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस के लिए हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग परिचालन लागत का अभिप्राय सेवा प्रदान करने की लागत से है। देखिए, जो भी, चाहे कोई होटल हो, चाहे कोई सिनेमा हो, चाहे आप कहीं पर भी कोई लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हो, या आप इवन स्कूल और कॉलेज भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है, अब स्कूल कॉलेज में आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। आपका हॉस्टल है, आपकी कैंटीन है, आपके क्लासेस में जो फ़ैन चल रहे हैं, इवन आपके क्लासेस में जितने भी टेबल्स, चेयर्स, सबकी जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है उसका कॉस्ट कैलकुलेट होता है। साथ ही जैसे आप स्विमिंग पूल जा रहे हैं तो पर स्विमिंग पूल में जो भी लोग वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं उनकी पर कॉस्ट क्या आनी चाहिए। अगर आप थिएटर जा रहे हैं मूवी देखने के लिए तो पर टिकट क्या होना चाहिए। क्योंकि थिएटर तो आप जा रहे हैं एंटरटेन के लिए, वहाँ पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड होती है, बैठने की सुविधा, आपके वहाँ पर जो भी आपको खाने पीने का जो सामान मिलता है उसकी सुविधा, साफ़ सफाई की सुविधा, इस तरीके की चीज़ों के लिए जो प्रोड्यूसर है, जो आपको वो सेवाएं प्रदान कर रहा है, वो उसकी कॉस्ट आपसे वसूलता है। और यहाँ पर उसे ही पता करना होता है, प्रोड्यूसर को, जो सेवा प्रोड्यूस कर रहा है उसे ही पता करना होता है कि जो भी वो सेवाएँ दे रहा है उस सेवा की प्रति इकाई लागत क्या होगी। क्योंकि जब तक वो ये कॉस्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक वो आपसे उतने वसूल नहीं कर सकता, आपसे वो ले नहीं सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि जो भी सेवाएं वो आपको प्रदत्त कर रहा है उसकी प्रति इकाई लागत क्या है, ताकि उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड कर सके और फिर प्रॉफिट ऐड करके वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसके लिए ही हमारे लिए ये टूल है परिचालन लागत। कुछ परिभाषाएँ हैं, आइए हम देखते हैं परिभाषाएँ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग परिचालन लागत ऐसे उपक्रमों से संबंधित होती है जो कोई उत्पाद तो निर्मित नहीं करती वरन सेवाएं प्रदान करती हैं। अब ये स्पष्ट है कि यहाँ पे कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ आपको दी जा रही है, आपको सेवाएं दी जा रही है, और उस सेवाओं की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ही हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक और परिभाषा हमारे पास है, सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवा इकाइयों के लिए किए गए व्यय के आधार पर प्रदान की गई सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई सेवा लागत को ज्ञात करना और उसके आधार पर प्रति इकाई विक्रय मूल्य निर्धारित करना ही परिचालन लागत है। अभी मैंने आपको बताया कि जब तक जो आपको सेवाएं दे रहे हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर ये नहीं पता करेंगे कि सर्विस देने की पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तब तक वो ना अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और ना ही सेलिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब उनका कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, सर्विस कॉस्ट, उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग कॉस्ट निकालते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऐसे लोग जो सर्विस देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि परिचालन लागत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। हर जगह हम ऑपरेटिंग कॉस्ट का यूज़ नहीं कर सकते। हम ऑपरेटिंग कॉस्ट का प्रयोग सिर्फ उसी एरिया में कर सकते हैं जो एरिया सर्विस देने का काम करती है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से एरिया है जहाँ पे सर्विस दी जाती है। सबसे पहले एरिया है परिवहन सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में सभी ट्रांसपोर्टेशन आ गए। जैसे बस, हम बस का प्रयोग यदि करते हैं आने जाने के लिए, तो ऐसे में पर यात्री के हिसाब से
टिकट हम लेते हैं और वो जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं, वो लोग जो बस सर्विस हमको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि एक यात्री का किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया होगा। सेम ऐसी ट्रांसपोर्टेशन सेवा में रेलवे भी है। सरकार रेलवे में जो भी हमको सुविधा देती है, अलग अलग तरीके के डिब्बे चलते हैं, AC 1, AC 2, स्लीपर और फिर आपके और भी अलग अलग ग्रेड हैं। तो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि पर पैसेंजर हमको कितना रेंट लेना चाहिए और उसमें रेलवे अपना प्रॉफिट भी ऐड करता है और इस तरीके से आपके पास वो ऐड करने के बाद सेलिंग कॉस्ट आती है। ट्रक है, वायुयान है, स्टीमर है, ऐसे जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज़फुल है और वो ये इसको यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को। इसके अलावा है सप्लाई करने वाली जितने भी संस्थाएं हैं जो हमको सप्लाई करती हैं। सप्लाई में क्या आ गया, वाटर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है और गैस सप्लाई होता है। अब गवर्नमेंट वाटर प्यूरिफाइड करके आपको देती है तो उस प्यूरिफाइड का कॉस्ट कितना आ रहा है उसके बाद ही आपसे वो उसका रेंट आपसे लेती है। इलेक्ट्रिक का भी ऐसी है कि हम जो यूनिट कंजप्शन करते हैं, जितनी बिजली हम जला रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं उसके आधार पर ही हमारा क्या आता है, बिल आता है। तो उसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट में। अब कल्याण वाली सेवाएं, जितनी भी कल्याण सेवाएं हैं, क्या क्या कल्याण सेवाएं हैं, हॉस्पिटल है, पुस्तकालय है, विद्यालय है, कैंटीन है, होटल है, ये सब जितने भी हैं सब कल्याण सेवाएं हैं जहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इस हॉस्पिटल में भी देखिए, रोगी के हिसाब से, मरीज के हिसाब से हमसे रेंट लिया जाता है डे वाइज। कमरे का जो फैसिलिटीज़ दी जाती है कि कमरा किस टाइप का कमरा आपको चाहिए, बेड के हिसाब से, कमरे के हिसाब से और दिन के हिसाब से कि वो रोगी कितने दिन तक आपके हॉस्पिटल में रहा है, उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है और इसके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज़फुल है। मनोरंजन सेवाएं, जितने भी इंटरटेनमेंट सर्विस है, जैसे सिनेमा, मैंने आपको बताया कि जब हम थिएटर जाते हैं, मॉल में हम मूवीज़ देखने जा रहे हैं तो आप देखते होंगे कि मॉल में आप जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मॉल में जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, जो सर्विस आपको मिलती है, उस सर्विस को भी उसमें ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पर जो उसका टिकट का निर्धारण होता है वो निर्धारण करने के लिए ही ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ किया जाता है कि कैसे उसका निर्धारण करें और कौन कौन से खर्चों को उसमें ऐड करें। साथ में आपके नगर पालिकाएँ सेवाएँ हो गई, म्युनिसिपल जितने भी हमको सर्विस देते हैं, सड़क मरम्मत करने की, स्ट्रीट लाइट की, ये सब के लिए भी हमारा यूज़फुल है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यही क्षेत्र हैं जहाँ पर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जगह ये यूज़ में नहीं आते। जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है वहाँ तो बिल्कुल इसको प्रयोग नहीं कर सकते, सिर्फ सेवाओं के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अब हमारे पास है जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हम निकाल रहे हैं उसके लिए हमको पर यूनिट कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है कि जो भी सर्विस हमको प्रोवाइड हो रही है। अब अलग अलग सर्विस प्रोवाइड हो रही थी, मैंने आपको बताया भी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस थी, सप्लाई सर्विस थी, तो सबका पर यूनिट कॉस्ट पैरामीटर अलग अलग रहेगा। जैसे बस कंपनी है या रेलवे कंपनी है, वो अपने लिए जो यूनिट यूज़ करेंगे पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, वो होगा प्रति यात्री किलोमीटर या प्रति सीट किलोमीटर। कई बार पर पैसेंजर किलोमीटर भी लेते हैं या कई बार जब सीट रिज़र्व कराते हैं उसके अकॉर्डिंग भी उसका कॉस्ट उन लोग डिटरमाइन करते हैं। ट्रक और मालगाड़ी के लिए हमेशा जो पर यूनिट कैलकुलेट किया जाएगा उसकी इकाई होगी प्रति टन किलोमीटर या प्रति किलोमीटर। बिजली कंपनी के लिए प्रति किलो वाट या घंटा। अस्पताल के लिए प्रति रोगी दिवस या प्रति ऑपरेशन, पर ऑपरेशन कॉस्ट निकाल सकते हैं या रोगी का कितने दिन वो रोगी रहा आपके हॉस्पिटल में उसके अकॉर्डिंग भी। कैंटीन में आप देखिएगा लिखा रहता है कि पर कप चाय के अकॉर्डिंग वो लोग डिटरमाइन करते हैं अपने कॉस्ट को, या फिर पर प्लेट जो आपको खाना प्रोवाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। सड़क मरम्मत व अनुरक्षण प्रति किलोमीटर के अकॉर्डिंग और सड़क रोशनी प्रति प्रकाश स्तंभ, होटल निवास जो है प्रति कमरा किराए के अकॉर्डिंग उसका पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो याद रखेंगे, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके आधार पर ही हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बनेंगे। अब हम जानेंगे परिचालन लागत की विशेषताएं। परिचालन लागत की जो विशेषताएं हैं वो मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो व्यय होते हैं उस व्यय को स्थिर और परिवर्तनशील दो भागों में बांटा जाता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस
और वेरिएबल एक्सपेंसेस। आगे हम जानेंगे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हम क्या क्या लेंगे और वेरिएबल एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे। और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि क्या फिक्स्ड एक्सपेंसेस है और क्या वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तब तक हमारे क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस का महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आपको पहले ही पता है कि इसकी विशेषताओं में जो मुख्य विशेषता है वो है कि ये जो स्पेशल सर्विस जो प्रोवाइड होती है उसके ऑपरेटिंग करने के लिए ही ये संलग्न होता है। जो भी विशिष्ट प्रकृति की सेवाएं हैं उन्हीं का संचालन करने में और उनको प्रदान करने में ऑपरेटिंग कॉस्ट का मुख्य भूमिका है। दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए कम राशि की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार जो भी कैपिटल एक्सपेंसेस है उसका एक बड़ा भाग जो है वो पूंजीगत संपत्ति में विनियोजित होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और विशेषताओं के बाद अब हम जानेंगे इसके लागत के संचयन के बारे में कि कैसे बिल्डअप होता है इसका कॉस्ट और कैसे इसका संचयन होता है। तो संचयन को जानने के लिए हमको याद रखना है कि जो परिचालन लागत का जो संचयन होता है वो एक अवधि जैसे मासिक या त्रैमासिक के लिए डिपॉजिट की जाती है और यह उस अवधि में प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित होती है। कुछ मामलों में यह लागतें टर्मिनल लागतें भी हो सकती है, अर्थात जैसे कई बार हम किसी बस को हायर करते हैं स्पेशल ट्रिप के लिए, चार्टेड करते हैं, तो उसके पर ट्रिप की जो कॉस्ट होगी वो अलग से कैलकुलेट होगी। ये हमको ध्यान रखना है। परिचालन लागत का जो संचयन है उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि मुख्यतः दो एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस और एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। कई बार हम उसे 3 एक्सपेंसेस में भी बांट सकते हैं, जैसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया, वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया और एक तीसरा हो गया मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये भी हम रख सकते हैं, लेकिन मुख्यतः तो हम उसे फिक्स्ड और वेरिएबल में ही बांटते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि विशिष्ट सेवाओं को प्रदान करने की परिचालन लागत की गणना कैसे करते हैं। और इसके लिए हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट में अलग अलग ऑपरेटिंग मेथड है जिसमें हम उसके कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यातायात परिचालन लागत विधि, शक्तिगृह परिचालन लागत विधि। अब ये यातायात परिचालन लागत विधि में हम ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हम इसी मेथड से करेंगे। और शक्तिगृह परिचालन लागत विधि में हम बिजली जो प्रोवाइड करते हैं सर्विस, उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। वैसी होटल परिचालन लागत विधि है जिसका प्रयोग सिर्फ होटल सर्विस प्रोवाइड करने वाले प्रोड्यूसर्स करेंगे। कैंटीन परिचालन लागत विधि का प्रयोग कैंटीन चलाने वाले जो निर्माता हैं वो लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे। हॉस्पिटल परिचालन लागत विधि हॉस्पिटल के लिए है और सिनेमा परिचालन लागत विधि वहाँ के लोगों के लिए जो थिएटर चलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मेट है और मेथड है। हम जिसके बारे में बात करेंगे आज वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड, यानी यातायात परिचालन लागत विधि। और जब हम यातायात परिचालन लागत विधि की बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्यतः हम जो बात करेंगे वो बस और ट्रक यातायात के बारे में बात करेंगे। और जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनाएंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वो बस और ट्रक के लिए ही बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड को यूज़ करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम गाड़ियों की सेवा का प्रति इकाई लागत ज्ञात कर सकें। अब देखिए, जो यातायात लागत विधि है वो एक ऐसी विधि है जो ऐसी संस्थाओं के द्वारा प्रयोग की जाती है जिसके द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है या फिर हम माल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। ऐसे में हमको यातायात सेवाएं प्रदान करने के लिए जितनी भी उससे संबंधित खर्चे हैं उन सारे खर्चों को हमें एकत्र करना पड़ता है और एकत्र करके उसको क्लासिफाइड मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है, ताकि हम परिवहन सेवा से संबंधी इकाई की लागत ज्ञात कर सकें। इसका जो मुख्य उद्देश्य है साथ में ये भी है कि अगर हम अलग अलग गाड़ी चला रहे हैं तो एक गाड़ी के परिव्यय की तुलना हम दूसरी गाड़ी के परिव्यय से कर सकते हैं और पता कर सकते हैं
कि मार्ग में चलने वाली जो हमारी गाड़ी है उसमें से कौन सी गाड़ी हमें प्रॉफिट दे रही है और कौन सी गाड़ी हमें हमारी लॉस पर चल रही है। तो जैसे ही उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगा ईयरली या त्रैमासिक या मंथ के एंड में, जैसा हम करना चाहें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी हमको नुकसान दे रही है और कौन सी गाड़ी हमारे फ़ायदे पर चल रही है। साथ ही जो हमारे पेट्रोल है, तेल है, डीज़ल है, इसके व्ययों की सीमा भी हमें पता चलेगी और उसको नियंत्रण करने में हमें हेल्प मिलेगी कि कहीं बहुत ज़्यादा हमारा पेट्रोल और डीज़ल खर्चा तो नहीं हो रहा है उस मार्ग पे हमारी गाड़ी चल रही है। तो साथ ही जब हम गाड़ियों को किराए पर देते हैं, ऐसे में उचित किराया मूल्य निर्धारण करने के लिए भी ऑपरेटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसका जो मेन काम है वो तो मैंने बताया है आपको कि गाड़ियों की सेवा का प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है, साथ ही लागत को नियंत्रण करना भी है। जब हम उनके खर्चों को डिवाइड करेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस में और वेरिएबल एक्सपेंसेस में और उसके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को, तो हमें पता चलेगा उस समय कि हमारा कौन सा एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहा है। खासकर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हमें कंट्रोल करना है, वो वेरिएबल एक्सपेंसेस को ही कंट्रोल करना है। दर निश्चित करने पर भी ये हमें हेल्प करता है कि जिस यात्री को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं या हम माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो दर क्या होना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो और बहुत ज़्यादा अधिक दर भी ना हो जिससे यात्री को परेशानी हो या माल के ट्रांसपोर्टेशन में परेशानी हो और उस माल की लागत बढ़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ने से भी माल की लागत बढ़ जाती है। तो एक उचित दर निर्धारण करने में भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको हेल्प करता है। तो इस तरीके से आज हम यातायात लागत विधि को समझेंगे और उसे समझने के लिए हमें एक और चीज़ को जानना ज़रूरी है और वो है उसकी परिव्यय इकाई। हमें ध्यान रखना होगा कि सवारी गाड़ियों की परिव्यय इकाई जो होती है वो यात्री किलोमीटर है और ये एक संयुक्त इकाई है और ज़्यादातर सामान्यतः सवारी गाड़ियों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, यात्री किलोमीटर का, जिसे हम पर पैसेंजर किलोमीटर भी कहते हैं। लेकिन जो माल ढोने वाली गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट जो है वो है आपका टन किलोमीटर, कि आपकी गाड़ी में कितना टन माल लोड हो रहा है और उसके हिसाब से हम उसकी इकाई डिसाइड करते हैं। ये जो टन किलोमीटर है उसके कैलकुलेशन के लिए हमें दो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। दो में से किसी एक मेथड का प्रयोग कर हम निकाल सकते हैं उसकी यूनिट। एक है परिशुद्ध टन किलोमीटर और दूसरा है वाणिज्यिक टन किलोमीटर। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब हम देखेंगे कि दोनों मेथड की सहायता से हम कैसे परिव्यय इकाई निकाल सकते हैं। और परिव्यय इकाई निकालने के साथ साथ सबसे पहले हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की, क्योंकि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझना हमें ज़रूरी है कि कौन से एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं और कौन से एक्सपेंसेस वेरिएबल हैं और कौन से एक्सपेंसेस मेंटेनेंस और रनिंग है। तो उसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं ये फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले हमें अपने राइट हैंड साइड में मंथ को डिकोड करना है कि किस मंथ का ऑपरेटिंग कॉस्ट बना रहे हैं। ये जो मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मेट आपको समझा रही हूँ ये ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बात आपका ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की कर रही हूँ, तो हम उसी का ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मेट लिए हैं और उसमें सबसे पहले मेंशन करेंगे मंथ को कि किस मंथ का हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट, और उस गाड़ी का नंबर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, व्हीकल नंबर, कौन से गाड़ी का हम कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं और उसकी कैरिंग कैपेसिटी। ये सब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा और हम उसको उसके अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। अब इसमें हम दो कॉलम रखेंगे, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। अमाउंट का चाहे तो आप दो कॉलम भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो खर्चा हम लेंगे एक कॉलम में वो है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ही फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, यानी कि स्थायी खर्चे। ये ऐसे खर्चे हैं जो गाड़ी चले या मत चले, गाड़ी एक जगह खड़े रहे तो भी ये खर्चे होने ही होने हैं। गाड़ी के चलने और नहीं चलने से या मार्केट से या कहीं से भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये खर्चा होना ही है और ये फिक्स्ड है ये खर्चा।
इसका आपकी गाड़ी के चलने से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका डेप्रिसिएशन, ये हर बार होगा, इसको आप रोक नहीं सकते डेप्रिसिएशन को। तो गाड़ी के चलने से जो, या गाड़ी रखी भी रहेगी तो भी रखे रखे भी गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसका डेप्रिसिएशन निकालना हमको पड़ता है। तो जो भी गाड़ी हम चला रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे वो पीरियड बेस भी हो सकता है और परसेंटेज बेस भी हो सकता है। जैसा हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ये जो डेप्रिसिएशन रहेगा ये फिक्स्ड है, पर एनम के हिसाब से रहेगा और उसको हम लेंगे। यहाँ पे सेकेंड चीज़ है आपका इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल। अब गाड़ी को आपने ख़रीदा है और उस गाड़ी को आपने इंश्योरेंस कराया है, तो अब गाड़ी आपकी चले या ना चले आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करना ही होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे अभी लॉकडाउन है तो हमारी गाड़ी नहीं चल रही है तो हम प्रीमियम पेड नहीं करेंगे। लॉकडाउन है, गाड़ी नहीं भी चल रही है तो आपको प्रीमियम पटाना ही पड़ेगा। ये फिक्स्ड है कि आपने पॉलिसी ली है, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है तो आपको प्रीमियम पेड करना है। आप बोल नहीं सकते कि हम नहीं करेंगे। सेम ऐसे टैक्स है और लाइसेंस फीस है। जो भी आपको टैक्स पटाना है गाड़ी का वो आपको रोड टैक्स पटाना ही होगा। लाइसेंस फ़ीस आपको देनी ही होगी। एक बार आपने लाइसेंस बनाया है तो उस लाइसेंस के लिए आपको जो भी फ़ीस लगेगी, एक बार लगेगी, वो आपको पे करना है। रिन्यूअल फ़ीस भी लगती है इसकी। इस तरीके से और अगर कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है इसमें, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी इसमें हम शामिल कर देंगे और वो फिक्स्ड होते हैं, एक ही बार लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरीके से हमारे फिक्स्ड खर्चे बहुत कम होते हैं और उस फिक्स्ड खर्चों को हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं सब। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हमको स्टैंडिंग चार्जेस को ही लिखना है। हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि पहले हम रनिंग चार्जेस को ले लिए, फिर हम मेंटेनेंस को ले लिए, फिर हम स्टैंडिंग को, तो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। बी में हम लेंगे मेन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, जो है हमारे जो रख रखाव के खर्चे आते हैं गाड़ी के लिए, उसको हम शामिल करेंगे। और ये रख रखाव के खर्चे भी थोड़े से ही होते हैं। जैसे गैरेज स्टाफ की आप सैलरी दे रहे हो, अब आपकी गाड़ी गैरेज में रहती है उस गाड़ी की देखभाल के लिए कि गाड़ी चोरी ना हो जाए, गाड़ी सुरक्षित रहे, उसके लिए अगर आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है तो उस स्टाफ को जो आप सैलरी दोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। गैरेज के जो अदर एक्सपेंसेस है, गैरेज में आपको अपनी गाड़ी को रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी पड़ेगी, साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी और उसके लिए आप जो भी, अब बारिश है या और भी बचाव करनी है आपको गाड़ियों के लिए, सुरक्षित करने के लिए, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा गैरेज से संबंधित वो आप इसको शामिल कर लेंगे। अगर गाड़ी को मेंटेन करने के लिए आपको उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप रिपेयर्स कराते हैं, रिन्यूअल्स कराते हैं उसको सुंदर दिखने के लिए, अब सीट ख़राब हो गई है, टूट फूट हो गया है बस में, तो आप उसको फिर से रिन्यूअल कराते हैं, नई सीट लगाते हैं, और भी कुछ भी उसमें ख़राबी आ गई है उसको आप सुधरवाते हैं, तो वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा क्लीनिंग एक्सपेंसेस को भी इसमें लिया जाता है कि गाड़ी की साफ़ सफाई जो करनी पड़ती है, ऑयलिंग करनी पड़ती है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है, वो सारे खर्चे आपके मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में शामिल हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से खर्चे स्टैंडिंग में आएंगे और कौन से खर्चे मेंटेनेंस में। देन आप ए का टोटल कर दिए, जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस है उसका आप टोटल कर लीजिए, फिर आप जितने भी मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसका टोटल कर लीजिए, और फिर आपका आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस तभी होगा जब गाड़ी चलेगी, जब तक गाड़ी चलेगी नहीं तब तक रनिंग एक्सपेंसेस होगा नहीं। आपने गाड़ी ख़रीद के घर में रख ली, चल ही नहीं रही है वो गाड़ी, बस खड़ा हुआ है आपका, बस चल ही नहीं रहा है। जैसे अभी देखिए लॉकडाउन है तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर बंद है ना, बस अभी सवारी है, गाड़ी चल नहीं रही है, रेलवे चल नहीं रहा है, रेल चल नहीं रहा है आपका, आपके हवाई जहाज़ चल नहीं रहे हैं, तो ये सब अभी रनिंग एक्सपेंसेस हो नहीं रहे, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी तभी पेट्रोल का खर्चा आएगा। तो पेट्रोल को आपको याद रखना है कि रनिंग एक्सपेंसेस तभी होगा जब गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पर पेट्रोल आ जाएगा, ऑयल और ग्रीस की ज़रूरत पड़ेगी आपको गाड़ी के चलने के लिए, स्टाफ को जो आप सैलरी दोगे, जो भी स्टाफ आप रखते हो, जैसे ड्राइवर, अब ड्राइवर को आपने रखा हुआ है, वो आपका स्टाफ है, उसको जो सैलरी दोगे, जब वो गाड़ी चलाएगा तभी तो आप उसको सैलरी दोगे। मैकेनिक जो है उसको आप जो भी सैलरी दोगे, क्लीनर जो है गाड़ी चलने पर क्लीनर को भी जो सैलरी दोगे, वो सब इसमें आ जाएगा रनिंग एक्सपेंसेस में। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर जो हमने
स्टैंडिंग चार्जेस में डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, वो जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो पर एनम के हिसाब से चार्ज होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने डेप्रिसिएशन बताया है वो डेप्रिसिएशन रनिंग वाला है। ये डेप्रिसिएशन तभी होगा जब बैटरी में कोई घिसावट हो रही है या ख़राब हो रही है बैटरी या ख़त्म हो रही है, तब उस पर हम इस रनिंग एक्सपेंसेस में उसको लेंगे। टायर का भी ऐसी है कि टायर जब घिसना शुरू होता है, चल रही है, बहुत ज़्यादा उसमें घिसावट हो गई है, तब उसका डेप्रिसिएशन आपका रनिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्लासिफाइड कर दिया, वर्गीकरण कर दिया कि कौन से खर्चे स्टैंडिंग हैं, कौन से खर्चे मेंटेनेंस है और कौन से खर्चे रनिंग और वेरिएबल है। उसके बाद हम सब का टोटल कर लेंगे, ग्रैंड टोटल हो जाएगा स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस और रनिंग एक्सपेंसेस का, तो आपका आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर? इसके बाद जैसे ही हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा तो उस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को अब हम उसको उसकी यूनिट से पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे पर टन किलोमीटर में अगर हम निकालते हैं गाड़ी का सर्विस कॉस्ट, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि हमारा कैलकुलेट हो चुका है, डिवाइडेड बाई टोटल टन किलोमीटर। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो सवारी गाड़ियाँ होती हैं उसकी परिवहन इकाई यात्री किलोमीटर है, और जो माल ढोने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसकी इकाई क्या है, टन किलोमीटर है। तो इसलिए यहाँ पर आप चूँकि आप गाड़ियों का कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी माल ले जाने वाली गाड़ियों का, तो यहाँ पे मैंने लिया है टोटल टन किलोमीटर। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। धन्यवाद।